हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10th का 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा देखना रहेगा। तो पहले ये देखते हैं ह्यूमन आई होता क्या है। ह्यूमन आई क्या है? एक सेंस ऑर्गन है दैट हेल्प अस टू सी। आंखें क्या करता है? हमें देखने में मदद करता है। ठीक है। और ये पूरे उम्र के अंदर इनका साइज सेम रहता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे इतनी सारी चीजें हैं, तो इनकी डेफिनेशंस जो है ना वो हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहां से स्टार्ट होता है। ये ऑप्टिक नर्व्स है, ठीक है ना। तो ये क्या करती है? जो भी इमेज बनती है ना, किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर। यहाँ पे जो भी इमेज बनती है ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन तक लेके जाती है उसे। ठीक है, ये सीधी सीधी बात पीछे से स्टार्ट हो गई। इसके बाद ये जो पोर्शन है विट्रियस ह्यूमर होता है, ये पूरा पोर्शन विट्रियस ह्यूमर होता है। ठीक है, रेटिना और लेंस के बीच के अंदर। इसके बाद आते हैं आपके पास लेंस। लेंस की बात कर लेते हैं हम। ये रहा लेंस, ये लेंस है। नॉर्मल आपने कॉन्वेक्स लेंस देख रखा है, ठीक है। तो ये लेंस है। लेंस को पकड़े हुए कौन है? मसल्स हैं, सिलेरी मसल्स हैं, है ना। यहां से और यहां से पकड़े हुए हैं। इसे मोटा कर देती हैं, इसे पतला कर देती हैं, सिलेरी मसल्स। ठीक है। इसके बाद एक्वस ह्यूमर है। अब ये एक्वस ह्यूमर क्या है वो हम देखेंगे। यहाँ इस पोर्शन के अंदर एक्वस ह्यूमर रहता है। प्यूपल है। प्यूपल क्या है? ये एक छोटा सा, आपने देखा होगा काला कलर का जो आंख के अंदर बिल्कुल सेंटर में होता है, वो बड़ा और छोटा होता है, वो प्यूपल है। ठीक है। इसके बाद आइरिस है। आइरिस क्या है? कलरफुल होती है ना। काली आंखें, भूरी आंखें, नीली आंखें, हरी आंखें, तो वो होता है आइरिस। ऐसा एक कॉर्निया है। कॉर्निया, ये पूरी की पूरी जो बाउंड्री है कॉर्निया है, आउटर कर्व, सबसे आउटर कर्व, यहां से सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है। तो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसकी चीजों को, क्या 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 चीजें हैं, उनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेटिना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेटिना। तो रेटिना क्या कहता है? रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। तो ये स्क्रीन है, ठीक, स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड। तो ये स्क्रीन है जिसके ऊपर इमेज फॉर्म होगी। सिंपल सी बात, शॉर्ट में लिख लीजिएगा। कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया कहाँ पे? यहाँ पे, ये कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है, थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। इट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन। ये सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन प्रोवाइड करता है। ये यहीं से लाइट एंटर होती है, सबसे पहला पोर्शन लाइट का। चलिए आगे चलते हैं। कॉर्निया आ गया। आइरिस। आइरिस क्या है? इट इज ए डार्क मस्कुलर डाइफ्राम दैट controls the size of pupil. It is, its color is not same for all people. तो ये क्या करता है? जो पीपल, जो काला काला बताया था ना, उसका जो बेसिकली उसे कंट्रोल करता है ना, साइज को छोटा बड़ा यही करता है। ये डायफ्राम की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। और कलर जो होता है अलग अलग पीपल का अलग अलग रहता है। मतलब काला रहता है, ब्लैक, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, ये सब आइरिस के कलर्स हैं। ये रहते हैं अलग अलग पीपल्स के अंदर, ठीक है। पीपल क्या होता है? वही छोटी सी ओपनिंग, है ना। इट इज स्मॉल ओपनिंग इन द मिडिल ऑफ द आइरिस। ठीक है, ये आइरिस तो ये रहा, नीला, काला, ब्राउन, और इसके इधर छोटी सी ओपनिंग, उसे कहते हैं पीपल। इट इज ए स्मॉल ओपनिंग इन द मिडिल ऑफ द आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर द आई। तो यहीं से लाइट क्या करेगी? एंटर करेगी, लेंस, है ना। द पीपल रेगुलेट द कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो पीपल छोटा होता है तो कम लाइट जाती है, बड़ा होता है तो ज्यादा लाइट जाती है, ठीक है ना। और छोटा बड़ा क्यों होता है? जैसे ज्यादा लाइट है तो छोटा हो जाएगा, है ना, बाहर ज्यादा लाइट है। और अगर कम लाइट है तो बड़ा हो जाएगा ताकि ज्यादा लाइट जा सके। पीपल ये काम करता है। सिलेरी मसल, सिलेरी मसल बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। क्या है? दे होल्ड द लेंस, लेंस को होल्ड यही करती है सिलेरी मसल्स।
इन द पोजिशन एंड हेल्प मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ लेंस। तो ये मोटा करना है, ये पतला करना है, ये कौन करता है? सिलेरी मसल्स। और ये वीक हो जाती है तो एक डिफेक्ट आता है जो आगे पढ़ेंगे। तो लेंस क्या होता है? तो ये आ गया मेन चीज, लेंस। तो लेंस क्या है? बिहाइंड द पीपल देयर इज ए ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लेंस। तो जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा, वो होगा अपना लेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद ऑप्टिक नर्व्स क्या करती है? ऑप्टिक नर्व्स क्या करेगी? इट ट्रांसमिट विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। तो यहाँ जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन आई है ना रेटिना पे, वो ब्रेन तक भेज देगी। एक्वस ह्यूमर क्या काम करता है? इट इज अ फ्लूइड विच फिल द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। तो आई लेंस और कॉर्निया के बीच के अंदर जो फ्लूइड भरा है उसे बोलते हैं आप एक्वस ह्यूमर। और विट्रस ह्यूमर किसे बोलेंगे? विट्रस ह्यूमर इज द क्लियर फ्लूइड विच फिल द आई बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। तो रेटिना और लेंस के बीच में जो भी भरा हुआ है वो है विट्रस ह्यूमर। तो ये याद कर लीजिएगा, कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है। तो आई का डायग्राम याद रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद आता है हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या काम करता है? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। तो जैसे आप पास देख रहे हो तब भी क्लियर दिख रहा है और दूर देख रहे हो तब भी क्लियर दिख रहा है। तो ये एडजस्ट क्या करता है? फोकल लेंथ। पावर ऑफ एकोमोडेशन, द एबिलिटी ऑफ आई, ये आई की एबिलिटी है बेसिकली। तो एबिलिटी ऑफ आईज टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। तो ये किस तरीके से थोड़ा वर्क करता है वो देख लेते हैं। तो ये होती है हमारी सिलेरी मसल्स, ठीक। ये अभी रिलैक्स्ड मोड में। तो जब रिलैक्स मोड में है तो आराम से जो लेंस है वो थिन हो जाएगा, है ना, थिन हो जाएगा। और ये आराम से दूर का ऑब्जेक्ट देख सकता है, फार ऑब्जेक्ट। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में होगा तो इसे पुश करेगा और लेंस क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, ठीक है, लेंस थिक हो जाएगा। तो जैसे ही थिक हो जाएगा फोकल लेंथ उसकी कम हो जाएगी और वो पास का ऑब्जेक्ट देख पाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है इसका, ठीक है। ये पतला हुआ, फोकल लेंथ बढ़ गई, फार ऑब्जेक्ट देख लिया, इसे दबाया, मोटा हो गया, फोकल लेंथ कम हो गई, आपका नियर का ऑब्जेक्ट देख लिया। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है? सिलेरी मसल्स देती हैं। और यही होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। कितनी अच्छी चीज है ना। चलिए अब नियर पॉइंट की बात कर लें। नियर पॉइंट क्या होता है? नाम से सोचो आप, नियर पॉइंट पास का पॉइंट जहां सही से दिख पाए, फार पॉइंट दूर का पॉइंट जहां से हमें सही से ही दिख पाए। तो नियर पॉइंट क्या है? Near point of eye, minimum distance at which an object can be seen most distinctly without any strain is called least distance of distinct vision, है ना, least distance of distinct vision। नियर पॉइंट, पास का ऐसा पॉइंट जहां से आपको साफ साफ चीजें दिख पाए बिना कोई स्ट्रेन के। और ये कितना सेंटीमीटर होगा? 25 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू याद रखिएगा, 25 आ जाता है ना। और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आ जाता है। फार पॉइंट क्या होगा? फार पॉइंट बहुत दूर तक देखने की पावर हमारे पास है, तो इन्फिनिटी बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे हम इन्फिनिटी। फार पॉइंट कितना होगा? इन्फिनिटी। तो क्या है ये? मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच आई कैन सी क्लियरली इट्स कॉल्ड फार पॉइंट। तो नॉर्मल फार पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी। और नियर पॉइंट क्या है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी। चलिए इसके बाद कैटरेक्ट क्या होता है? तो कैटरेक्ट एक प्रॉब्लम है जो ओल्ड एज के अंदर हो जाती है। तो समटाइम द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज के अंदर लेंस क्या है? मिल्की हो जाता है, बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट। तो लेंस क्लाउडी या मिल्की हो जाएगा, उससे क्या है? आपको दिखेगा नहीं, उसे आप बोलोगे कैटरेक्ट, ठीक है। तो दिस कॉज पार्शियली और कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन। तो इससे होगा क्या? या तो पार्शली धुंधला धुंधला दिखेगा या पूरा ही नहीं दिखेगा, पूरा ही सामने आ जाएगा मिल्की, तो कैसे दिखेगा? पॉसिबिलिटी रिस्टोरेशन कैसे होता है? सही कैसे होगा? सिंपल, कैटरेक्ट सर्जरी से हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो कैटरेक्ट याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद डिफेक्ट ऑफ विजन, ये हम नेक्स्ट पास टॉपिक है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो कौन कौन से डिफेक्ट है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। तो इसे ध्यान से हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास मायोपिया, ठीक है। मायोपिया नियर साइटनेस या शॉर्ट साइटनेस होता है। इसके अंदर दूर का नहीं दिखता या ब्लर दिखता है। तो यहाँ पे क्या है? ए मायोपिक पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट
क्लियरली, पास का तो सही दिख रहा है, बट कैनॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर का नहीं दिखेगा। ठीक है, किसमें? मायोपिया के अंदर। ठीक है, दूर का नहीं दिखेगा, मायोपिया। क्या है? द फार पॉइंट ऑफ आई मूव क्लोजर। क्यों हो जाता है ऐसा? फार पॉइंट ऑफ आई मूव क्लोजर, तो जैसे ये फार पॉइंट है ना, जैसे आई है आपका, इसका फार पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है? पास आ जाता है, पास आ जाता है, फार पॉइंट पास आ जाता है। ठीक है, इसलिए दूर का नहीं दिखता। और दूसरा क्या है? द इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, तो रेटिना पे यहां पे बननी चाहिए थी इमेज, जो कहां बन जाती है? पहले ही बन जाती है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि फार पॉइंट पास आ चुका है। ठीक है, तो ये है ना, दो दो रीजंस, ये ध्यान रखिएगा। तो आप यहां पे देख लें, जैसे आपका जो फार पॉइंट है, जो इन्फिनिटी होता है, मतलब इन्फिनिटी होता है, वो यहां पे आ गया, यहां तक की चीज आपको सही दिखेगी। ठीक है, मगर अगर आपने यहां से आगे जाने की कोशिश करी इन्फिनिटी के ऊपर, तो क्या होगा? पहले ही इमेज बन जाएगी, तो ब्लर दिखेगा आपको। अब इसे रिस्टोर या सही करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक ऐसा लेंस बना देना चाहिए जो ये जो है ना, इसे थोड़ा सा दूर फेंके, है ना, रेज को दूर डिस है ना, डाइवर्ट करे। तो यहां से अगर रेज आ रही हैं तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ भेजेंगी, ताकि सही रेटिना के ऊपर मिल जाए। तो ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस है, इसका करेक्शन हो जाता है, किसका? मायोपिया का। तो याद रखिएगा, तीनों डायग्राम याद रखिएगा। कॉज ऑफ मायोपिया क्या होते हैं? देखिए, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, तो आई लेंस, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, तो जो कर्वेचर होता है ना किसका? आई लेंस का, वो बहुत बढ़ जाए। सेकंड, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल जो होती है, ये आई बॉल, ये बढ़ जाए। तो जब ये बढ़ जाएगी तो आपका क्या होगा? यही पहले ही बन जाएगा। जैसे सपोज आपकी आईबॉल इतनी थी, जनरली होती है, और अगर ये बढ़ जाए तो बनने तो यहाँ वाला था, ठीक है, और ये बढ़ गई तो रेटिना यहाँ सरक गया, तो फिर क्या प्रॉब्लम आई कि आपको मायोपिया हो गया। मतलब आईबॉल बड़ी हो जाती है तो प्रॉब्लम है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस हो जाता है तो प्रॉब्लम है। ठीक है ना? ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अब करेक्शन क्या होता है? इट इज डन बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, तो कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस से ये सॉल्व किया जा सकता है। इट इज डन बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर, पावर के हिसाब से देखना पड़ेगा, फोकल लेंथ मेजर करके, है ना, तो वो डॉक्टर कर देते हैं। तो ये कॉज ऑफ मायोपिया हो गया। अब इसके बाद कौन सा आएगा? हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस या लॉन्ग साइटनेस। तो पास की चीजें नहीं दिखना स्टार्ट हो जाएंगी अब आपको। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा ही होता है क्योंकि रेटिना के बाहर निकलने लग जाती है इमेज बनना। नहीं, देखिए, अफेक्टेड पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो दूर की चीजें तो अच्छे से दिख रही हैं, कैनॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, पास की चीजें नहीं दिखी साफ साफ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? द नियर पॉइंट ऑफ आई मूव अवे, जो आपका नियर पॉइंट था ना आई, ठीक, वो सरक गया, आगे खिसक गया, इसलिए होता है। और इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, तो इमेज जो बन रही है ना आपकी, उस वजह से आपका क्या हो रहा है? रेटिना के पीछे, बिहाइंड द रेटिना इमेज बन, ये हो रहा है। ठीक है ना? तो नियर पॉइंट ऑफ आई मूव अवे, तो नियर पॉइंट सरक जाता है। ठीक है, और रेटिना के ऊपर इमेज कहां बन रही है? पीछे बन रही है। तो ये दो रीजन आप याद रखिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इसके डायग्राम देख लीजिए, इस तरीके से ये नियर पॉइंट आपका शिफ्ट हो गया। ठीक है, और अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पे, तो कहाँ बनेगी? रेटिना के पीछे बनेगी, तो ब्लर दिखेगी आपको। तो इसको करेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे? थोड़ा डाइवर्ज करोगे, यहाँ डाइवर्ज, डाइवर्ज नहीं, कन्वर्ज करोगे, सॉरी, कन्वर्ज करोगे। ठीक है, तो जैसे ही कन्वर्ज करोगे ना, तो कौन सा लेंस आएगा? कन्वर्जिंग लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? तो थोड़ा सा अंदर की तरफ ये कन्वर्ज करेगा, तो रेटिना के ऊपर बनने लग जाएगी। ठीक, अब इसका बेसिकली कॉज क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम टू लॉन्ग, तो फोकल लेंथ जो होती है ना, उसकी आई लेंस की लंबी हो जाती है, एक काम। आई बॉल बिकम टू स्मॉल,
स्मॉल हो जाती है, इसलिए रेटिना के पीछे बनने लग जाती है इमेज। ठीक है, तो ये दो कॉज है, फोकल लेंथ लंबी हो जाती है, आईबॉल स्मॉल हो जाती है। और इससे पहले वाले में क्या था, इसका अपोजिट था। ठीक है, वो याद रखिएगा। करेक्शन कैसे करोगे, कॉन्वेक्स लेंस को लगा के। ठीक है, इसके पहले वाले में कॉनकेव था, यहाँ पे कॉन्वेक्स है। ठीक है, एप्रोप्रिएट पावर का, तो इसे याद रखना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, दो चीजें याद रखनी है। अब इसके बाद जो आएगा वो आएगा प्रेसबायोपिया। तो प्रेसबायोपिया ओल्ड एज के अंदर होता है, और ये समझिए हाइपरमेट्रोपिया ही ओल्ड एज में प्रेसबायोपिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इट इज डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। नियर बाय ऑब्जेक्ट अभी हाइपरमेट्रोपिया देखा था, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट ओल्ड पर्सन नहीं देख पा रहे, तो उसे बोलेंगे प्रेसबायोपिया। ठीक है, और ये ऐसा क्यों होता है, लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। तो ऐसा ये यूं हो रहा है क्योंकि जो आपका लेंस है ना, वो पावर ऑफ एकोमोडेशन खो चुका है। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन पता है ना, आई की एबिलिटी तो फोकल लेंथ चेंज कर पाए। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का इशू है। तो पास की चीजें नहीं दिखेंगी, तो पास की चीजें नहीं दिखेंगी, इसका मतलब क्या हो रहा है, सिलेरी मसल्स वीक हो गई। कौन सी मसल, सिलेरी मसल, सिलेरी मसल्स वीक हो गई। ठीक है, सिलेरी मसल वीक हो गई। डिक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, आई लेंस जो फ्लेक्सिबल था, जेली लाइक स्ट्रक्चर था, वो थोड़ा सा कठोर हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी चली गई। करेक्शन कैसे करेंगे आप, कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके अप्रोप्रिएट पावर, जैसे हाइपरमेट्रोपी में हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज करा। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब एक और चीज आती है, कभी कभी क्या होता है कि आपको हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है, मायोपिया भी हो जाता है, मतलब दूर की आंखें भी कमजोर और पास की आंखें देखना भी कमजोर हो जाता है। तो उसके लिए दो लेंस यूज होते हैं, देखा होगा आपने, ऊपर का लेंस अलग और नीचे से थोड़ा सा कट लगा हुआ लेंस होता है। तो दोनों आंखें, दूर की और पास की, दोनों देखने की पावर कमजोर है, तो उसके लिए बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। So sometime a person may suffer from both myopia or hypermetropia. Such people require bifocal lens for correction. Simple. और ये कैसे लगेगा bifocal lens? Upper part is concave and lower part is convex. तो इस तरीके से कुछ लेंस होता है ना, ऊपर का कौन सा है, कॉनकेव, और नीचे का कौन सा है, कॉन्वेक्स। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, बाइफोकल के बारे में पूछ लें। उसके अंदर हमारा टॉपिक है प्रिज्म। तो प्रिज्म बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरीके का होता है प्रिज्म। ठीक है, ये आपने बना रखा है, ऐसा है, यहाँ एक फेस, यहाँ दूसरी फेस। ठीक है, बेस फेस हो गई, ये रेक्टेंगुलर फेसेस। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखता है आपका प्रिज्म। अब होता क्या है वो देख लेते हैं। इट इज ए पिरामिडल पीस ऑफ ग्लास। पिरामिड होता है ना, वैसा दिखेगा आपको, है ना। इट इज ए पिरामिडल पीस ऑफ ग्लास विथ टू ट्राइंगुलर बेस। ये टू ट्राइंगुलर बेस है, तो ये बेस है, एक इधर वाला बेस है, टू ट्राइंगुलर बेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस। तो थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस है, 1 2 और ये नीचे 3। ठीक है, तो ये प्रिज्म हो गया। अब डेफिनेशन तो ठीक है, मगर असली जो चीज है ना इसके बाद क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है ना प्रिज्म में, वो समझने वाली बात है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए। तो देखिए, यहाँ पूरा का पूरा प्रिज्म बना हुआ है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इस ये साइड ले रखी है। अब आपने क्या कर रखा है, लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, तो ये है आपकी इंसिडेंट लाइट। ठीक है, इंसिडेंट लाइट, पीई, इंसिडेंट लाइट, ये समझना है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट है ना, इंसिडेंट रे हो गया। इसके बाद ये टकरा के रिफ्रैक्ट हुई, हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है, रिफ्रैक्ट हुई तो क्या हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी, ई एफ, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, इसके बाद क्या है, यहां से निकली, है ना, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे हो गई, ये एफ एस, एफ एस, इमरजेंट रे हो गई। ठीक, तो ये सीधी सीधी आपको चीजें दिख गई। अब इसके बाद ये कौन सा एंगल है, ये ए एंगल है, ए, ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसके बाद आई, ये आई, ये किस किस के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या कहला रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहला रहा है। ऐसे ही
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो गया रिफ्रैक्शन। इसके बाद इमरजेंट और नॉर्मल, इसके बीच का एंगल क्या कहलाएगा? इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस कहलाएगा। ये तो सीधे सीधे आपको दिख गए। अब एक है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डी कहलाएगा। अब ये कैसा बन रहा है देखिए, इमेजिनरी थोड़ा सा। इमरजेंट रे यूं जा रही है, इसे पीछे कर दीजिए। इंसिडेंट रे यूं जा रही है, इसे यहां से आगे कर दीजिए। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये बोल रहे हैं एंगल ऑफ डिविएशन। तो इसे याद रखिएगा, स्पेशल एंगल है ये। एंगल ऑफ डिविएशन क्या कहलाता है? द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे, इनके डायरेक्शन के बीच के अंदर जो डी एंगल बन रहा है उसे बोल रहे हैं एंगल ऑफ डिविएशन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, ठीक है। और इनकी डेफिनेशन दिया जाए तो आप बता सकते हो आराम से इस डायग्राम को देख के, याद करके। इसके बाद हम चलते हैं डिस्पर्जन। ये बहुत ही अच्छा फिनोमेना है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रूफ। और घर पे भी करिएगा आप। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको डिस्पर्जन में? एक व्हाइट लाइट ली आपने, व्हाइट लाइट यहाँ प्रिज्म पे डाली, और जैसे ही डाली ये 7 कलर में ब्रेक हो गई, है ना, 7 कलर में। और ये कौन कौन से कलर हैं? वायलेट, है ना, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये रेड। तो ये 7 कलर जिसे आप कहोगे विब गियोर, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर कलर में ब्रेक हो गई। और सबसे ऊपर कौन सा है? रेड। और सबसे नीचे कौन सा है? वायलेट। तो ये ध्यान रखना है, डिस्पर्जन हुआ है क्या? व्हाइट लाइट 7 लाइट्स के अंदर, कलर्स के अंदर ब्रेक हो गई, उसे बोल रहे हैं डिस्पर्जन। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट colors when it passes through a glass prism is called dispersion of light, है ना। splitting of white light into 7 colors, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन। सिंपल। चलिए, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गई, याद रख लीजिएगा, डेफिनेशन सीधी सीधी आ जाती है। इसके बाद कलर कौन कौन से होंगे? तो वेरियस कलर हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसे क्या बोलते हैं याद करने के लिए? विबग्योर, है ना, ये एक निमोनिक्स हो जाएगा, विबग्योर। और ये जो पूरा का पूरा कलर्स हैं, इसे बोलेंगे आप स्पेक्ट्रम। मतलब द बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम बार बार ध्यान रखिएगा, बड़ा यूज होता है इसका भी, स्पेक्ट्रम, ठीक। चलिए, अब वाई डिस्पर्जन होकर, डिस्पर्जन तो हो गया, मगर ऐसा क्यों हो रहा है साइंस में तो पूछेंगे। तो द लाइट रे ऑफ डिफरेंट कलर ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड। तो डिफरेंट कलर डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है इन वैक्यूम एंड एयर, बट इन एनी अदर मीडियम दे ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड। मतलब सॉरी, क्या हो रहा है यहाँ? लाइट रे ऑफ डिफरेंट कलर ट्रेवल विद सेम स्पीड, है ना, सेम स्पीड। कहा? वैक्यूम और एयर के अंदर, वैक्यूम और एयर के अंदर सेम स्पीड के अंदर जाते हैं सबके सब कलर, तो व्हाइट लाइट बन के रहते हैं। मगर मगर क्या होता है? दे ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड। स्पीड चेंज हो जाती है कब? कब स्पीड चेंज हो जाती है? जब मीडियम और कोई सा मीडियम होता है ना, एनी अदर मीडियम, तब डिफरेंट हो जाती है स्पीड, ठीक। एंड बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल, और इसी वजह से डिफरेंट स्पीड हो जाती है डिफरेंट मीडियम में। तो इसी वजह से आपका वो जो बेंडिंग होती है लाइट की, हर एक कलर की, वो डिफरेंट होती है। तो जैसे ही वो अलग अलग होगी तो क्या होता है? तो डिस्पर्जन हो जाता है, और ऐसा लगता है व्हाइट लाइट ब्रेक हो गई, ठीक है। कितने कलर में? 7 कलर्स के अंदर। तो स्पीड चेंज हो जाती है मीडियम के अंदर, इस वजह से आपके जो लाइट्स हैं, कलरफुल लाइट्स हैं, अलग अलग कलर हैं, उनकी स्पीड अलग अलग होती है। तो स्पीड अलग होती है, इस वजह से वो मीडियम के अंदर बेंड हो जाती है। बेंड हो जाती है तो आपको क्या दिखता है? डिस्पर्जन। मगर एयर और वैक्यूम के अंदर सबकी स्पीड सेम रहती है, इसलिए सब एक साथ रहती हैं और व्हाइट लाइट आपको दिखती है, ठीक। इसके बाद है रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। अब न्यूटन अंकल ने क्या करा कि अगर 7 कलर ये टूट जाते हैं प्रिज्म से, ठीक है, ब्रेक हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, तो ये अगर हम 7 कलर एक साथ भेजें तो क्या ये व्हाइट कलर बन जाते हैं?
तो उन्होंने क्या करा, दो प्रिज्म ले लिए, एक व्हाइट लाइट भेजी, 7 कलर ब्रेक हुए, फिर एक उल्टा प्रिज्म लिया, फिर उन 7 कलर्स को एक प्रिज्म पे डाला, तो देखा व्हाइट लाइट वापस स्क्रीन के ऊपर आ गई। तो इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। तो हम कैसे बोलेंगे, 7 कलर लाइट ऑफ द स्पेक्ट्रम कैन बी रिकम्बाइंड टू गिव बैक व्हाइट लाइट बाय प्लेसिंग टू प्रिज्म, वन अपसाइड डाउन, है ना, वन अपसाइड डाउन। तो दो प्रिज्म रखेंगे, वन अपसाइड डाउन, इस तरीके से। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट मिल जाएगा हमें, व्हाइट लाइट आ जाएगी वापस, ठीक है। चलिए, इसके बाद बहुत बढ़िया फेनोमेना है रेनबो फॉर्मेशन। तो ये तो आपने देख ही रखा है, ठीक है। तो क्या है, सनलाइट गई, ये क्या चीज है, ड्रॉप, कौन सी, बूंदे, है ना, ये बारिश की बूंदे हैं, या टकराई, 7 कलर बने, और ये वापस निकल के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बाहर निकल के आई और हमें रेनबो दिखा, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट जाएगी, व्हाइट लाइट, और क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, डिस्पर्स होगी, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी, और हमें दिखेगी एज ए रेनबो। तो इस तरीके से आपके बुक के अंदर दे रखा है, सनलाइट ये गई, टकराई, डिस्पर्स हुई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई इंटरनली, और फिर हमें दिख गई। तो ये क्या है, ये लिख लीजिए, सम वाटर ड्रॉपलेट रिमेन्स इन एयर आफ्टर रेन, है ना, बारिश हो गई, तो उसके बाद क्या है, मतलब एटमॉस्फेयर में बूंदे रहती हैं छोटी छोटी, ठीक। दीज ड्रॉपलेट एक्ट एज ए स्मॉल प्रिज्म, और ये बूंदे क्या करती हैं, प्रिज्म का काम करती हैं, ठीक है ना। तो बूंदे रहती हैं एटमॉस्फेयर में, बूंदे क्या काम करती हैं, रेन ड्रॉप क्या काम करती हैं, आपका प्रिज्म का काम करती हैं। वाटर ड्रॉपलेट रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, तो सनलाइट जो पड़ती है, सनलाइट जो पड़ती है उसे रिफ्रैक्ट करती है और डिस्पर्स करती है, रिफ्रैक्ट करती है और डिस्पर्स करती है, और देन रिफ्लेक्ट इंटरनली, और फिर क्या करती है, रिफ्लेक्ट इंटरनली करती है, ठीक है, एंड फाइनली रिफ्रैक्ट करती है, और फिर क्या करती है, यहां जाने के बाद रिफ्रैक्ट करती है इट अगेन व्हेन इट कम आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। तो आपको पता है क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हो रहा है, आपकी एक रेन ड्रॉप है, उसके अंदर ये सनलाइट गई, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो गया और डिस्पर्जन हो गया, है ना, डिस्पर्जन हो गया, और यहाँ पे फिर क्या हुआ, टोटल इंटरनली रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्शन हुआ, लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ रिफ्रैक्शन था, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ रिफ्लेक्शन हो गया, और ये डिस्पर्जन तो हो ही गया था, और फिर बाद के अंदर फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, फिर रिफ्रैक्शन हो गया। तो रिफ्रैक्शन हुआ सबसे पहले, डिस्पर्जन हुआ, और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे, और फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो रेनड्रॉप में इतना सारा काम हो रहा है, तब आपको रेनबो दिखता है। तो द नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन आई आफ्टर रेन, नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन स्काई, नेचुरल स्पेक्ट्रम दिखता है हमें रेनबो के फॉर्मेट में। तो रेनबो इज ऑलवेज इन अपोजिट साइड ऑफ सन, रेनबो क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ सन में बनेगा, क्योंकि जब भी रिफ्रैक्शन होगा, है ना, पूरा रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन होगा, तो ये रेनबो फॉर्मेशन के अंदर है हमारा टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं, पहले आप ये सोचिए कि एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो देखिए, द रिफ्रैक्शन बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जैसे आपके पास ये अर्थ है, ठीक है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, ठीक है, तो सनलाइट आती है, ठीक है, तो जैसे आएगी इसके अंदर से रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि डेंसिटी चेंज होगी हर लेयर की, ठीक है, कहीं पार्टिकल ज्यादा होंगे छोटे छोटे, कहीं पार्टिकल कम होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, द रिफ्रैक्शन बाय डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, सिंपल सी बात है। इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अब इफेक्ट्स क्या क्या देखने को मिलते हैं हमें, वो देखना है। तो एडवांस सनराइज, तो एडवांस सनराइज क्या होता है वो देख लेते हैं हम। एडवांस सनराइज में होगा क्या, हम जैसे अर्थ के ऊपर रहते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन यहाँ पे है, ठीक, अब होगा क्या, जब सन राइज होगा, तो जैसे राइज होने वाला होगा, है ना सन, तो जैसे यहां तक पहुंचा,
तो क्या होगा, इसकी रेस यहां आएंगी और रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, यहां आएंगी और रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। तो जैसे ही ये होगा तो हमें ये लगेगा ये जो रेज है वो यहां से आ रही है। ठीक है, जबकि होगा सन कहाँ पे, यहाँ पे, और सन राइज होने वाला होगा, अभी हुआ नहीं है, होने वाला होगा। तो मगर ये दिखेगा कहाँ पे, यहाँ पे, कि सनराइज हो चुका। तो ये एपरेंट पोजीशन ऑफ सन है। ठीक है, तो ये हो क्यों रहा है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। किसके रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो एडवांस के अंदर ही सन हमें दिखने लग जाता है, तो एडवांस सनराइज हो गया। ऐसे ही सनसेट के टाइम पे होता क्या है कि सन नीचे जा रहा है। ठीक है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, और नीचे चला गया। ठीक, मगर फिर भी नीचे हॉरिजन के नीचे जाने के बाद भी हमें कहाँ दिखता है, ऊपर दिखता है कि वो सन है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो यहां दे रखा है द सन अपीयर्स अबाउट 2 मिनट्स अर्लियर देन द एक्चुअल सनराइज। तो एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट अर्लियर, पहले ही ऊपर दिखने लग जाता है। एंड द सन रिमेन्स विजिबल फ्रॉम अबाउट 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनसेट। तो एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट आफ्टर दिख जाता है हमें कौन, सन। ठीक है, सनसेट होने के बाद भी हमें दिखता है, कितने मिनट, 2 मिनट। ठीक है, when the sun is below horizon the ray have to pass from rarer to denser। ठीक है ना, तो ये कारण क्या है, रीजन क्या है, तो वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है। तो क्या होगा, सो द रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो क्या होगा, रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक, एज अ रिजल्ट द सन अपीयर हायर देन एक्चुअल पोजीशन। और यही कारण है जो आपको सन दिखेगा वो हायर दिखेगा एक्चुअल पोजीशन। तो सेकंड है हमारा, एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड द फायर अपीयर्स टू फ्लिकर। तो आग जलती है, उसके पीछे फ्लिकर कुछ चीजें होती हैं, है ना, वो ऐसा क्यों होता है, तो वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए, air above hot surface become hot and rises, the space is occupied by cool air। तो जैसे आग है, आग जल रही है, उसके ऊपर हॉट एयर बनना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही हॉट एयर बनेगी वैसे ही वो राइज करेगी। राइज करेगी तो उसकी जगह कौन लेगा, कूल एयर। ठीक है, ये समझ में आ गया। एयर है, ठीक है, कौन सी एयर है, हॉट एयर, कहाँ, आग के ऊपर। ठीक, वो राइज करेगी, उसकी जगह कूल एयर देगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हॉट एयर इज लेस देन कूल एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम है, हॉट एयर का कम है। किससे कम है, कूल एयर से। ठीक, सो द फिजिकल कंडीशन ऑफ द मीडियम आर नॉट कांस्टेंट। तो हो क्या रहा है, हॉट एयर ऊपर जा रही है। ठीक, हॉट एयर ऊपर जा रही है, कोल्ड एयर नीचे आ रही है। तो फिजिकल कंडीशन चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, मीडियम चेंज हो रहा है बार बार। तो ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हॉट कोल्ड हॉट कोल्ड हॉट कोल्ड, है ना, ऑफ मीडियम, द लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। तो होता क्या है, ऐसा लगता है लाइट अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है। तो इट रिजल्ट्स इन द फ्लक्चुएशन इन द एपरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसके पीछे जैसे जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो फ्लक्चुएट होता है ना, फ्लिकर कर रहा है। तो आपको पता चल गया ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफरेंस है हॉट और कोल्ड एयर की वजह से, क्योंकि इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टार सीन हायर देन दे एक्चुअली आर। तो होता क्या है कि आपके पास स्टार है, ठीक, मगर वो यहां नहीं दिखता, वो ऊपर दिखता है। ठीक है, रियल पोजीशन यहां है, मगर होता ये है, ये जाता है ना, हमारी आई के अंदर जाती है मगर रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्ट होती है इसलिए ऐसा लगता है स्टार यहाँ पे है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता हुआ डायरेक्शन के अंदर। ठीक है ना, ये याद रखें। तो देखें कैसे लिखा हुआ है, स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस सो दे बिहेव एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट।
ठीक है, बहुत दूर है तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बिहेव करेगा। सिंस द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट कांस्टेंट। होता क्या है आपको भी पता है, अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का वो कांस्टेंट नहीं रहता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है। तो होता क्या है, नॉट कांस्टेंट, लाइट फ्रॉम स्टार अपीयर टू कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहां से भी ऐसा लगता है कि डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है, बेसिकली रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। तो दिस रिजल्ट इन द फ्लक्चुएशन ऑफ apparent position of star, the star appear higher than its actual position। तो सिंपल सी बात यही जो मैंने आपको बताई थी, आपके पास एक स्टार है, वो आप तक उसकी रेज आ रही है, मगर रिफ्रैक्शन की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि वो कहां से आ रही है, दूसरी जगह से आ रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है उसे रिफ्रैक्ट करा रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात वही बात है, बार बार एक ही चीज अलग अलग तरीके से बोली जा रही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, इसलिए आपकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट आ रही है। ठीक है, स्टार की। अब एक और चीज आती है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ये भी आप देखेंगे कि आपके मीडियम्स अलग अलग है ना, लेयर्स जो होती हैं एटमॉस्फेरिक लेयर्स, ठीक है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। ठीक है, बार बार कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, है ना, कंटिन्यूसली ये चेंज होते रहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो होता क्या है, कोई स्टार आपको ज्यादा ब्राइट दिख रहा है, कभी कम ब्राइट दिख रहा है ना। तो द स्टार अपीयर ब्राइट व्हेन मोर light from star reaches our eye, and the same star appear dull when less amount of light reaches our eye, this cause twinkling of star। तो क्या हो रहा है, कभी एक स्टार है वो ब्राइटनेस ज्यादा शो कर रहा है, और वही स्टार कभी डलनेस ज्यादा शो कर रहा है। तो वो स्टार कभी ब्राइट कभी डल, इस तरीके से ट्विंकल करता हुआ दिखेगा। और ये क्यों हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, क्योंकि ये बार बार कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, अर्थ का। ठीक है, इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है, व्हाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल। तो प्लैनेट्स क्यों नहीं करते ट्विंकल? बेसिकली आपका जैसे मून है ना, या फिर कोई भी प्लैनेट है ना, तो कोई भी प्लैनेट है वो ट्विंकल क्यों नहीं करता, स्टार ही क्यों ट्विंकल करता है? तो स्टार क्या है, बहुत दूर है, प्लैनेट क्या होता है, पास होता है अर्थ से। तो होता ये है, ये तो एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करता है, मगर जो प्लैनेट है उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट सोर्स हो जाते हैं वो, और वो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, तो इसलिए वो ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखता। तो देखिए, द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड आर कंसीडर्ड अ collection of many point size sources of light। The total amount of light entering our eye from all the individual point size source will average out to zero, thereby nullify the twinkling effect। इस वजह से वो नलीफाई कर देता है ना। ये तो पॉइंट सोर्स है, तो ये फ्लक्चुएट हो जाता है किससे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से, है ना, एटमॉस्फेरिक लेयर से। और ये पॉइंट सोर्स जो होता है, ये बहुत सारे पॉइंट सोर्स है, तो ये एक दूसरे को ही नलीफाई कर देते हैं, और हमारे पास जो प्लैनेट है वो ट्विंकल करता हुआ या फ्लक्चुएट करता हुआ है, या आपका मतलब ट्विंकलिंग नहीं करता बेसिकली वो, है ना। तो ये वाई डू प्लैनेट नॉट ट्विंकल का आंसर है। और उसमें है हमारे पास टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता कैसे है ना, तो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो होता ये है कि आपका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना ऑब्जेक्ट से, जैसे ये लाइट आई और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इससे रिफ्लेक्शन जो होगा ना, ठीक, वो हर डायरेक्शन के अंदर हो रहा है ना, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, तो उसे बोलेंगे स्कैटरिंग, है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सिंपल सी डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट से टकराई, रिफ्लेक्शन हो गया अलग अलग डायरेक्शन के अंदर। स्कैटरिंग डिपेंड्स किसके ऊपर होती है, स्कैटरिंग डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल। तो स्मॉल साइज पार्टिकल स्कैटर ब्लू कलर, है ना, ऑफ लाइट, और शॉर्टर वेवलेंथ होती है इसकी। मीडियम साइज पार्टिकल स्कैटर रेड कलर ऑफ लाइट, लॉन्गर वेवलेंथ होती है इसकी। और लार्ज साइज पार्टिकल स्कैटर ऑल द कलर ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स व्हाइट। तो व्हाइट कलर होता है ना, बड़े ज्यादा बड़े पार्टिकल होते हैं। तो आपको याद रखना है, छोटे पार्टिकल ब्लू, और बिगर मीडियम साइज पार्टिकल रेड, और सबसे बड़े पार्टिकल सभी कलर को एक साथ स्कैटर करेंगे तो व्हाइट दिखाएंगे। तो ये याद हो जाएगा आपका।
स्केटिंग आपको पता ही है। इसके अंदर आता है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट होता ही क्या है? तो टिंडल इफेक्ट के अंदर होता ये है कि आपने झरोका देखा होगा, उसके अंदर से लाइट आती है। तो ये लाइट जो दिख रही है ना, इसके अंदर बीच के अंदर जो चीजें दिख रही है, लाइट दिख रही है एक अलग तरीके से, तो इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना, वो आपको स्केटर होके दिख रहे हैं। तो इस तरीके से इसलिए दिख रहा है। ऐसे ही कैनोपी देखेंगे आप, जंगल के अंदर भी ऐसा बन जाता है, तो वहां पे मॉइस्चर होता है, तो उससे टकरा के अपने पास आती है लाइट, तो इस तरीके से दिखती है हमें। तो इसे बोलेंगे टिंडल इफेक्ट, है ना। टिंडल इफेक्ट डील्स विद द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल, है ना, या फिर इनसॉल्युबल पार्टिकल, ठीक है, स्पेशली इन वाटर, और एयर के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट डील्स विद द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स या इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बोल सकते हैं। और दो तरीके से हैं। व्हेन ए फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ रूम, द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द रूम बिकम विजिबल, ठीक है, जैसे यहां देख रहे हैं हम, ठीक, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय दिस पार्टिकल। तो लाइट एंटर करी रूम में, हमें उस लाइट की, है ना, इमेज दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि पार्टिकल बीच में चमक रहे हैं। तो एक तो वो हो गया टिंडल इफेक्ट। एक सेकंड में, व्हेन लाइट सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ dense forest, tiny water droplets in the mist scatter the light। तो मिस्ट, है ना, टाइनी वाटर ड्रॉप, वो स्केटर्ड करती है, तो कैनोपी दिखती है आपको, है ना, एक तरीके से लाइट की इमेज दिखती है आपको, है ना। तो ये टिंडल इफेक्ट है। इसके बाद कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। तो ऐसा क्यों दिखता है ना? तो कलर ऑफ स्काई इज ब्लू यूं है क्योंकि यहाँ भी स्कैटरिंग होती है। द अपर लेयर ऑफ एटमोस्फियर कंटेन वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ वाटर। तो स्मॉल पार्टिकल ऑफ वाटर है, वेपर्स एंड गैसेज हैं, ठीक, वेपर और गैसेज हैं, तो क्या होगा? ब्लू कलर दिखेगा। दीज पार्टिकल आर मोर इफेक्टिव इन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, मेनली ब्लू कलर, सो स्काई अपीयर ब्लू। तो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं तो स्कैटरिंग होती है, तो ब्लू कलर हमें दिखता है, तो स्काई का कलर ब्लू दिखता है, हमें दिखता है। तो इसके अंदर बात के अंदर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि एस्ट्रोनॉट को कौन सा कलर दिखता है, तब हम बताएंगे उसे ब्लैक दिखता है ना। एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे। एक और चीज है, वाई डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड इन कलर। तो आपने देखा होगा ना, स्ट्रीट के ऊपर जाते हो, ट्रैफिक लाइट, उसके अंदर रेड कलर की लाइट होती है ना, वो डेंजर शो करती है, रुक जाओ। ऐसा क्यों? द रेड कलर इज लीस्ट स्केटर्ड। तो रेड कलर ना स्केटर नहीं होता आसानी से, है ना, लीस्ट स्केटर्ड बाय फॉग और स्मोक, देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट ए डिस्टेंस। तो कितनी भी दूरी ले लो आप, रेड कलर दिखेगा और दूरी से दिख जाएगा। तो इसलिए डेंजर का सिग्नल दिखाने के लिए आप रेड कलर यूज करते हैं, ताकि दूर से दिख जाए कि भाई डेंजर है, रुक जाओ। तो इस वजह से आपका रेड कलर यूज होता है। ओके, चलिए, अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप गूगल के ऊपर जाएं और आप मेरा नाम लिख दें, तो सर्च करेंगे तो बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, उससे आप कनेक्ट मुझसे हो सकते हैं। थैंक यू।